सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार छायाकार साथियों का धन्यवाद करता हूँ। आप सबने प्रेस वार्ता के लिए आप सब यहाँ पधारे, आप सबका आभार, धन्यवाद। और आज उकलाना आने का जो उद्देश्य है, हरियाणा जन सेवक पार्टी ने अपना जन सेवक मिशन 2024 जो आने वाले चुनाव के मद्देनजर रखते हुए हर विधानसभा वाइज अपने कार्यक्रम निश्चित करें, उसी के संदर्भ में हम आने वाले 2024 नया साल जो शुरू होने जा रहा है, उस 2024 की सबसे पहली जन सेवा मिशन की जो जन मिलन कार्यक्रम, जो जनता के साथ रूबरू होकर मौजूदा सरकार की नीतियां और हरियाणा जन सेवक पार्टी का एजेंडा शेयर करते हुए चुनावी मिशन के तहत हमने कार्यक्रम सुनिश्चित किए हैं। और उसमें 2024 का सबसे पहला कार्यक्रम, पहला संडे 7 जनवरी को हम आपके उकलाना के अंदर, पुरानी मंडी के अंदर करने जा रहे हैं। और ये उकलाना की राजनीति के अंदर उकलाना के लोगों को जागरूक करने के लिए और आज के मौजूदा राजनीतिक हालात से रूबरू कराने के लिए और सरकार की नीतियों की वजह से जिस प्रकार का माहौल आज प्रदेश के अंदर हो चुका है, आज प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है, आज प्रदेश भ्रष्टाचार में नंबर 1 हो चुका है, आज प्रदेश अपराध में नंबर 1 हो चुका है, आज प्रदेश नशे के ग्राफ में नंबर 1 हो चुका है, आज प्रदेश बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ हो रहे अपराध में नंबर 1 हो चुका है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो पूरा नेशनल क्राइम रिपोर्ट जो आती है, उस रिपोर्ट के आधार पर अगर आप देखें उसके आंकड़ों के, तो सबसे ज्यादा अनसेफ महिलाओं को हरियाणा प्रदेश के अंदर बताया गया है। सबसे ज्यादा अपराध का जो ग्राफ है वो हरियाणा प्रदेश के अंदर बताया गया है। हरियाणा प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे अनसेफ स्टेट घोषित किया गया है। इन सभी मुद्दों को लेकर जनता के बीच, जनता के रूबरू और इस हरियाणा प्रदेश के युवा के भविष्य को किस प्रकार बचाया जाए, क्या नीति और एजेंडा लेकर हरियाणा जन सेवक पार्टी लोगों के रूबरू होना जी, उन सब बातों को लेकर हमने ये 7 जनवरी संडे के दिन पुरानी अनाज मंडी के अंदर 2000 जन सेवा मिशन 2024 की पहली एक बड़ा कार्यक्रम आपके इस उकलाना में करने जा रहे हैं। इन सब बातों के आप सब मीडिया के साथियों के माध्यम से आपको रूबरू कराने के लिए आज ये प्रेस वार्ता का आयोजन रखा। सर, बलराज कुंडू ने यात्रा के दौरान हरियाणा की जनता से विधानसभा के लिए 90 बलराज कुंडू मांगे थे, उनमें से कितने पूरे हो चुके हैं और कितने बाकी? उसी एजेंडे मिशन के लिए बलराज कुंडू नहीं, बलराज कुंडू की सोच के पढ़े लिखे युवा जो किसान मजदूर के बेटे हों, जो उस किसान मजदूर की दुख तकलीफ को जानने और पहचानने वाले हों, ऐसे ऊर्जावान भाई बहनों की डिमांड मैंने इस हरियाणा प्रदेश के लोगों से करता रहा और उसी
मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हर विधानसभा वाइज हमने ये कार्यक्रम सुनिश्चित किए। बलराज जी, जो अभी आपने कहा हरियाणा को लेकर के कि अपराध में 1 नंबर 1 हो चुका है, महिलाओं का, भ्रष्टाचार का, ये बीजेपी को छोड़ के सभी दल ऐसी बातें कर रहे हैं। बलराज कुंडू के पास ऐसा कौन सा मास्टर प्लान है जो इन तमाम चीजों पे काबू पाए? बिल्कुल आपने सही कहा। जो पार्टियां और जो दल इस प्रकार की बातें करते हैं, वो दल सारे सत्ता में रह चुके हैं और उनके मुख्यमंत्री इस प्रदेश के अंदर रह चुके हैं। मैं इस लोगों को यही बताना चाहता हूं, जो सत्ता में आने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमारी सरकार बनाओ, हम ये करके देंगे आपको, ये वो करके देंगे। मैं लोगों से यही जागरूक करने के उद्देश्य को लेकर मैं चला हूं कि उनसे ये पूछो कि उन्होंने अपने उस शासन में जिस दौरान उन्होंने इस प्रदेश पर राज किया है, ऐसी कोई 2 उपलब्धियां तो गिनाएं जिसको पूरा सदैव याद किया जाएगा और उन्होंने प्रदेश को एक सौगात दी। आज वो दोबारा सत्ता पे काबिज होने के लिए इस प्रकार से लोगों को झूठे लुभावने सपने दिखाकर सिर्फ सत्ता की रोटी सेकना चाहते हैं, सत्ता भोगना चाहते हैं। उनका एकमात्र एजेंडा यही है। बलराज कुंडू का एजेंडा बिल्कुल साफ है। बलराज कुंडू प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही और मेरी टीम हरियाणा जन सेवक पार्टी के हमारे सभी साथी एक ही एजेंडा और सोच लेकर लोगों के बीच में हैं और अपना मैनिफेस्टो लेकर आए हैं। आप मेरा मैनिफेस्टो पढ़िए, मैं आपके ग्रुप में डलवाता हूं और उससे गौर से पढ़ना। उसमें मैंने एक भी ऐसा सपना नहीं दिखाया है जो वोट लेने के लिए हो। हमने वो बातें की हैं जिसको धरातल पे उतार कर इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए आज जिस गर्दिश में प्रदेश का युवा बेरोजगारी की वजह से नशे और अपराध की दलदल में दसता जा रहा है, उसको बाहर निकालकर उसका भविष्य सुनिश्चित करेंगे। आज गरीब की गरीबी का शोषण करके उसको मात्र वोट डालने की मशीन समझकर 5 किलो राशन में देकर उसका शोषण किया जा रहा है। हम उस गरीब को, उसके बच्चों को पढ़ाई सुनिश्चित कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। हम उसका इलाज सुनिश्चित कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। जब किसी युवा को अच्छी एजुकेशन और स्वास्थ्य मिलेगा, वो निश्चित रूप से जो ना आगे अपने आप बढ़ जाएगा। आज सरकार की नीतियों ने गरीब के बच्चों के लिए स्कूल बंद करने जा रहे हैं, उसकी नीतियां लेकर आ गई। सरकार की नीतियों से साफ झलकता है कि गरीब को गरीबी की दलदल में लेकर उसके बच्चे मजदूरी करें। वो फ्री की आदतें डालकर, फ्री राशन देकर उनको जिंदा रखे, उनको वोट डालने की मात्र एक मशीन बनाकर उनके बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के पास एक भी ठोस नीति नहीं है। आगे बढ़ने के लिए शिक्षा सबसे बड़ा एक ऐसा साधन है, ऐसा रास्ता है। बाबा साहेब का सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर इस नारे को दिया, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसको जो पिएगा वही दहाड़ेगा। हम उस बाबा साहेब के चौधरी छोटूराम जी के सोच और एजेंडे को धरातल में लागू करने की सोच लेकर हम लोग निकले हैं। इस प्रदेश में फैली रजवाड़ा शाही की प्रथा, जो राजकुमार 4 पीढ़ी से पहले उनके दादा परदादा, उनके बाप और वो खुद आ गए हैं, उस प्रथा को समाप्त करके
एक आम धरातल के छोटे किसान, मजदूर, छोटे कर्मचारी और व्यापारी के पढ़े लिखे बेटा बेटी को हम वो राजनीतिक प्लेटफॉर्म देकर आगे बढ़ा सकें, ताकि उस दर्द को पहचानने वाले वो सच्चे वकील बनकर अपने लोगों के लिए लड़ें और ऐसी नीतियां सरकार में बनाकर लागू करें जिसे वास्तव में ये हरियाणा प्रदेश खुशहाल और आगे बढ़ने की सोच। कुंडू साहब, आगामी 2024 के चुनाव के बाद जो रिजल्ट आएंगे जी उनको लेके जब मीडिया वाले लोग समीक्षा करते हैं जी तो हम ये पाते हैं कि एक तो दावेदार खट्टर, एक दावेदार उद्दा, जी एक दावेदार शैलजा, एक दावेदार चौटाला साहब ला लो या उनके परिवार से ला लो, जी एक दावेदार दुष्यंत ला लो या जो भी, इन सब के बीच जब आप 90 की तैयारी कर रहे हो जी तो इतने ये जो दावेदार हैं, मठाधीश भी कह सकते हैं, रजवाड़े भी आप कह सकते हैं, जी इनके बीच में आप अपनी ताकत को कितना कहाँ पर समझते हैं? देखिए, मेरी कोई ताकत नहीं है और ना ही मेरा एजेंडा मुख्यमंत्री बनने का है। मैं तो इस प्रदेश से इस व्यवस्था सिस्टम को खत्म करने की दौड़ लेकर आया हूं। ये जितनी पार्टियां और नेता, ये रजवाड़े, मठाधीश बैठे हुए हैं, ये इन अपनी पार्टियों की टिकटें अपने चाटुकार और गुलाम लोगों को देते हैं। किसी पढ़े लिखे ऊर्जावान किसान मजदूर के बेटे को कभी, जो राजनीति में कुछ करने का जज्बा और सोच रखता है, उसको ये लोग कभी आगे नहीं बढ़ने देते। ऐसे उन ऊर्जावान युवाओं को राजनीतिक मंच देकर, जो सेवा भाव का संकल्प लेकर राजनीति करना चाहते हैं, इस प्रदेश को लूटने की रचना, उनको जगाकर लोगों को, उनके बेटा बेटी को उस विधानसभा और लोकसभा में वो भेजें, ये एजेंडा लेकर आया हूं। नहीं, सेनापति तो देना पड़ेगा ना, कोई सेनापति के बगैर नहीं, सेनापति मैं बोल रहा हूं ना, मैं तो उनको जगाने के लिए उनमें से ही वो जिसको चुनेंगे सेनापति बनाएंगे ना। हमें एक उद्देश्य लेकर ऐसा परिवार बहुमत आने के बाद जी, बहुमत आने के बाद वो सबकी सहमति से, कोई थोपे हुए नहीं होंगे, जो जनता जिसको चाहेगी, ये वास्तव में पढ़ा लिखा, बुद्धिजीवी और ऊर्जावान, उस दर्द को समझने वाला कोई बेटा बेटी होगा, उसको चुनाव लड़ाएंगे, थोपेंगे नहीं लोगों के ऊपर। विधायक जी, पीछे के चुनाव में एक नया दल उभर करके आया था जिसने जनता के सामने इसी प्रकार की लुभावनी बातें की और 10 सीटें देकर के उनको विधानसभा तक भेजने का काम किया। जिनके खिलाफ वो वोट मांग रहे थे, उन्हीं के साथ आज गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। ऐसा है क्या आने वाले समय में 2024 में चुनाव हो, बलराज कुंडू को भी यहाँ से लोग जनमत दें और वो भी बीजेपी के साथ दोबारा से इस प्रकार की टीम बनाई दिखाई दे? बिल्कुल बंधु, आपका सवाल बहुत ही गहराई के वाला है और ये सवाल आज हर उन लोगों के जहन में है जिन्होंने उस राजकुमार को वोट डाल के उसके प्रतिनिधियों को चुनाव जिताया था और जिन्होंने वो चुनाव इस भाजपा को जमुना पार भेजने के नाम पर और बड़े बड़े सपने दिखाकर, बड़े बड़े लुभावनी बातें दिखाकर वो 10 सीटें लोगों ने उनको दी थी और उसी भाजपा की गोदी में बैठकर उन्हें इस प्रदेश को लूटने का आज तक काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो बनने से पहले सपने दिखाए थे उन्होंने। बलराज कुंडू के महम की जनता ने 2 नेशनल पार्टी के लोगों को हराकर अपना प्रतिनिधि चुनकर उस विधानसभा में भेजा है और मैंने इस 4 साल के कार्यकाल में, 4 साल से लगभग 1 महीना ऊपर होने को जा रहा है, मैंने इस बात को साबित किया है। अगर मैं उनकी सोच वाला होता तो मैं भी वो काम कर लेता, हजारों करोड़ रुपए कमा लेता। मुझे भी मंत्री पद की ऑफर थी, मुझे भी बड़े बड़े CLU लेकर गोपाल कांडा की तरह हजारों करोड़ रुपए कमा सकता था, लेकिन मैंने उस महम के, मेरे बहादुर लोगों का, उस महम के जनता का दिए हुए उस विश्वास और आशीर्वाद का सौदा ना करके उनकी आवाज बुलंद करता रहा हूं, जिसकी वजह से आज पूरे हरियाणा प्रदेश में मेरी उसी कार्यशैली की वजह से आज प्रदेश में मेरी पहचान है। जहां जाता हूं लोग मेरा सम्मान करते हैं और एक उम्मीद के रूप में मेरे साथ व्यवहार करते हैं। मैंने वो सब
करके दिखाया, उसके बाद में लोगों के बीच में आया। उन लोगों ने बनने से पहले सपने दिखाकर उस बात पे मुकाम पे पहुंचे थे। ये फर्क है बलराज कुंडू के अंदर और उन लोगों के अंदर जिनका आपने जिक्र किया है। और मैं इस बात का वादा करता हूं कि मेरे जो उम्मीदवार होंगे, जिनको हम हरियाणा जनसेवक परिवार की तरफ से, उस पार्टी की तरफ से टिकट देकर चुनाव लड़ा जाएगा, उसके नंबर कितने ही भी हों, मेरे लिए जरूरी नहीं है कि मैं 90 सीटों पे चुनाव लड़ाएंगे। मुझे 10 अच्छे उम्मीदवार ईमानदार पढ़े लिखे में 10 पे लड़ाएंगे, 20 मिलेंगे 20 पे लड़ाएंगे, 30 मिलेंगे 30 पे लड़ाएंगे, 50 मिलेंगे 50 पे लड़ाएंगे, 90 मिले तो 90 पे लड़ाएंगे। मेरा नंबर का टारगेट नहीं है, मेरा टारगेट है जो भी हरियाणा जनसेवक पार्टी की टिकट के ऊपर कोई चुन के आता है, उसकी एक पहचान होगी, उसका अपना रुतबा होगा, और वो एक ऐसा इस प्रदेश का बेटा बेटी होगा जिसका उद्देश्य और संकल्प एकमात्र इस प्रदेश को और अपने क्षेत्र के लिए कुछ करके करने का दिखाने नहीं, का। आप जो 7 तारीख को ही कुछ इशारा कर दोगे वो हल्का उकलाना के मतदाताओं को, कैंडिडेट को लेके, या कोई समय पे ही कोई पत्ते खोलोगे? देखिए, मैं कोई घोषणा नहीं करूंगा, ना अब और ना बाद में। मैं ऐसा उकलाना के लोगों से ही मांगूंगा, अपना बेटा बेटी मुझे चुन के मेरे को। मैं किसी को थोपूंगा नहीं, जो मुझे लाइक, मैं जिसको लाइक करता हूं। हम चुनाव उसको लड़ाएंगे जिसकी उकलाना की जनता जिसको लाइक करती है। विश्लेषण कैसे होगा सर, सर्वे कैसे किया जाएगा सर्वे कि हाँ ये जेन्युइन एक फेस है? देखिए, सर्वे अगर आपकी सोच अच्छी है, उसमें निष्पक्षता की भावना है, तो जनता अपने आप बता देगी वो सर्वे। सर, एक नई पार्टी के लिए फाइनल एग्जाम की आप तैयारियां कर रही हैं, लेकिन उससे पहले एक प्री एग्जाम जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, उसको लेकर आपकी पार्टी का क्या रुख है? देखिए, लोकसभा का चुनाव आने वाला है, लेकिन अभी तो इस बात की स्थिति क्लियर नहीं है कि लोकसभा और विधानसभा इकट्ठे भी हो सकते हैं। उसके लिए भी हम पूरी तरह तैयार हैं। हम सभी तो नहीं, लेकिन अगर हमें अच्छा कोई ऐसा साथी जो लोकसभा लड़ने का इच्छुक होगा और जन सेवा की सोच हमारी पार्टी के अनुरूप उसका दृष्टिकोण और उसकी विचारधारा होगी, तो हम निश्चित रूप से लोकसभा में भी अपना कैंडिडेट उतारेंगे। आपने जो अपना मैनिफेस्टो बताया सर, एक ऐसी पार्टी जिसकी 2 राज्यों में सरकारें हैं, उनसे मिलता जुलता है, तो क्या लगता है आने वाले भविष्य में समान विचारधारा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जा सकता है? देखिए, राजनीति के अंदर संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जो बात आप मेरे से पूछना चाहते हैं वो किसी भी सूरत में भाजपा और जजपा को किसी भी रूप में कंसीडर नहीं किया जाएगा। नहीं, मैं बात नहीं, कर- आप पार्टी आप पार्टी इंडिया का गठबंधन है। मैं जो बात आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, हमारी विचारधारा की कोई पार्टी अगर इस तरीके से प्लेटफार्म पे कोई बात बनती है, निश्चित रूप से हम उस पर विचार करेंगे। तो इंडिया गठबंधन में हिस्सा बनने की कोई? देखिए, मेरा अभी इंडिया गठबंधन की तरफ ना तो मैं कोई मेरी विचारधारा है, ना मैं कोई उस बात पे मेरा कोई ध्यान है। मेरा इस टाइम तो एक ही सोच और एजेंडा है, इस प्रदेश के लोगों को इन रजवाड़ों की, राजकुमारों की सच्चाई से और पार्टी की नीतियों से अवगत कराकर उनको इस बात के लिए जागरूक करना कि जब तक उस किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी और कर्मचारी के पढ़े लिखे उनके अपने बेटा बेटी जब तक वो अपने प्रतिनिधि के रूप में उनको आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक इस प्रदेश का भला नहीं हो सकता। सर, आप नहम से विधायक हैं, जी, तो विधानसभा की बात करें या फिर लोकसभा की बात करें, देश को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। जी। जिस प्रकार से लगातार पीछे से एपिसोड देखने को मिल रहे हैं, सांसदों और विधायकों को बोलने नहीं दिया जाता, बाहर कर दिया जाता है, तो क्या प्रतिक्रिया है इसका? देखिए, मैं इसको ये कहूंगा, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसको लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता, डेमोक्रेसी नहीं कहा सकता। डेमोक्रेसी में सबको बोलने का अधिकार होता है, और एक जनता का प्रतिनिधित्व चुना इसलिए जाता है कि वो अपने क्षेत्र की, अपने लोगों की और अपने देश को आगे बढ़ाने की सोच लेकर उस विधानसभा और लोकसभा में उन मुद्दों पे चर्चा करे और वहाँ ऐसे कानून और नीतियां बढ़वाने का काम करे जिससे प्रदेश और देश आगे बढ़े।
इस प्रकार से उन जनता के प्रतिनिधियों को, जो पिछले दिनों की जो घटना हुई है, लगभग 141 के करीब सांसदों को उनकी सदस्यता रद्द करके, ये मैं कहता हूं लोकतंत्र के ऊपर एक बदनुमा दाग है। इस प्रकार की चीजें एक तानाशाही की तरफ इशारा करती है, जो हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। बोलो अशोक भी। विधायक जी, एक जैसे ही अब लोकसभा और विधानसभा चुनाव आएंगे तो हर पार्टी में 10-10, 12-12 उम्मीदवार हैं जो टिकट चाहते हैं। कई बार उनकी टिकटें कटती है तो एक भागदौड़ सी मचती है। उनमें से कितने लोगों के लिए स्थान है आपकी पार्टी में? अगर उन लोगों का स्थान उस क्षेत्र के लोगों के दिलों में होगा तो उसको कंसीडर किया जाए। मैंने आपको बताया पहले ही, हरियाणा जन सेवक पार्टी का जो एजेंडा है वो अपना प्रतिनिधि उसको चुनेंगे जिसको जनता एक्सेप्ट करती हो। नहीं, बतौर राजनीतिज्ञ आप 10,000 की जो वैल्यू आंकड़ा है किसी का भी स्वतंत्र चुनाव लड़ने का, उसको कितना तवज्जो देते हैं? देखिए, मेरा जो आप है, मेरा डिफरेंट टाइप का है। उस प्रदेश के, उस क्षेत्र के, उस विधानसभा के लोगों से विचार विमर्श करके ही उसका कोई निर्णय लिया जाएगा। हर विधानसभा से, हर गांव, गली, मोहल्ले या शहर से लोगों की ऐसी जो 36 बिरादरी के इसके अंदर लोग शामिल होंगे, ऐसे लोगों का एक जो है कमेटी टाइप में बनाकर उनसे सलाह मशवरा करके हरियाणा जन सेवक पार्टी अपना प्रतिनिधि लोगों को देगी। सर, नए दवार तो खुले हैं, नए साल के जो आगाज कर रही हैं आप जी, उकलाना से, जी। तो कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे मातृशक्ति लोग, युवा इकट्ठे होंगे और ये आगाज आगे कहाँ तक जा रहा है? ये हर संडे का हमने कार्यक्रम आगे तय किया है। इस संडे को उकलाना है, फिर अगले संडे को महम है, उससे अगले संडे को उचाना है, उससे अगले संडे को जुलाना है, फिर बरवाड़ा है। इस प्रकार से हमने तय किया। फिर महेंद्रगढ़ है, नारनौल है। ये हर संडे का हमने प्लान किया, एक वीक का वो देखें। पहला आगाज जो है उकुलाना से करने की खास वजह, क्योंकि आप खुद भी महम से विधायक हैं, अगर वहां से आप शुरुआत करते हैं तो आपको ज्यादा रिस्पॉन्स मिल सकता था। उससे पहले पिछले साल में हमने दादरी से इसको, लेकिन नए साल का पहला आपके उकलाना यहाँ से। ये शैलजा को झटका देने का कोई आपका वो तो नहीं है? देखिए जी, मेरा सरकार की नीतियों के खिलाफ, रजवाड़े शाही प्रथा के खिलाफ, जनता की नब्ज टटोल कर जनता का बेटा बेटी ही उनका प्रतिनिधि, जो उनके बीच में रहने वाला हो, जिसको जरूरत पड़ने पर ढूंढने जाने के लिए 5,000 रुपए, 10,000 रुपए खर्च करके ना जाना पड़े, ऐसा उनके बीच का बेटा बेटी में मेरा एजेंडा ये है। आज उकलाना के लोगों को अगर जरूरत पड़ती है तो वो 15 मिनट में अपने प्रतिनिधि के पास जाकर अपनी समस्या उसके सामने रखने का काम करें। इस एजेंडे को लेकर जो उकलाना का बेटा बेटी हो, जो उनके दुख दर्द को समझने वाला हो। पंचायत लेवल तक तो 50% महिलाओं को आरक्षण दे दिया कि एक सरपंच महिला होगी, दूसरे गांव में पुरुष होगा। लेकिन ये राज्यसभा की बात की जाए, हमारे लोकसभा या विधानसभा की बात की जाए, वहां पर नहीं है। तो हरियाणा जन सेवक पार्टी महिलाओं को कितना उत्तरदायित्व दे रही है? हरियाणा जन सेवक पार्टी, मेरा तो एजेंडा ही आप देखेंगे, महिला सशक्तिकरण मेरा पहले दिन से आज तक सबसे पहला मुख्य मेरे कामों में आपको देखने को मिलेगा। सर, आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको मंत्री पद ऑफर किया गया था, लेकिन आपने ठुकरा दिया। तो कहीं ना कहीं ये बात तो साबित होती है कि विचारधारा आपकी भाजपा से नहीं मिलती। तो सर, क्या मान के चले कि केवल पार्टी गठन का उद्देश्य भाजपा को ही कमजोर करना है? देखिए, मेरा उद्देश्य इस प्रदेश के किसान मजदूर के पढ़े लिखे ऊर्जावान बेटा बेटी को उस विधानसभा में भेजना, ये हमारा दुर्भाग्य है। आप बुद्धिजीवी हो, आकलन करते हो, पत्रकार छायाकार साथी बैठे हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? इस प्रदेश का शिक्षा मंत्री, जिसको 1,07,000 भी पढ़ना नहीं आता, वो 1-1, 2-2 घंटे उसको बोल रहा है।
ऐसे अगर प्रदेश के शिक्षा मंत्री होंगे तो कहां से हमारा शिक्षा का स्तर उठेगा? मेरा सोच और एजेंडा ये है, इस प्रदेश का शिक्षा मंत्री हाईली क्वालिफाइड हो, हाईली एजुकेटेड हो। वो जो खड़ा होकर सदन में बात करे तो उसकी एक एक बात में उस शिक्षा की खुशबू आनी चाहिए, उसकी तरंग आनी चाहिए। इसी के खिलाफ मेरी लड़ाई है। तीन राज्यों इस में बात के लिए मैं जगाना चाहता हूं प्रदेश के लोगों को। तो क्या कर रहे हो आप लोग? किन लोगों को अपना प्रतिनिधि चुन के भेज रहे हो? दिस इज माई एजेंडा। मेन एजेंडा मेरा यही है। हम लोग ये देखते नहीं जिसको आप वोट दे रहे हो वो इस काबिल है भी कि नहीं कि वो अपना प्रतिनिधि उसको चुने। हम पार्टी और नेताओं के नाम पर अंधभक्त बनकर वोट डाल रहे हैं। हमारे प्रदेश के लोग उनको जागरूक करके उसका आकलन करने के लिए मैंने एक कदम उठाया, इस प्रदेश में घूम रहा हूं। तीन राज्यों में चुनाव हुए हैं, उनका आप कितना असर मानते हैं? क्योंकि वहां पर जो अप्रत्याशित नतीजे आए हैं उससे पूरा देश जो है सम रह गया। तो आपको क्या लगता है उसका हरियाणा में कितना प्रभाव होगा? देखिए, भाजपा के बारे भी ज्यादा उत्साह में इन तीन राज्यों के चुनाव, उस आपको क्या बात लगता है से उस पार्टी? पूरे प्रदेश में एक संदेश गया है। ये जीत भाजपा की नहीं हुई, ये हार हुई है उस अहंकार की जो कांग्रेस के अंदर आ गया था, उनके नेताओं के अंदर आ गया था। वो कांग्रेस के लोग अगर राजस्थान में रावण और चंद्रशेखर को 20 सीटें दे देते तो राजस्थान के अंदर भाजपा की कांग्रेस की सरकार होती। छत्तीसगढ़ में और कॉन्फिडेंस उन्होंने लोगों के बीच में ही गए, वो तो इतने और कॉन्फिडेंस हमारी जो सरकार बनने जा रही है, सीधे मुंह बात नहीं किया किसी से। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। ये हार हुई है कांग्रेस के अहंकार की और कॉन्फिडेंस की, उनकी आपसी जो लड़ाई थी उस मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाने की, ये उसकी हार हुई है। और यही हालात इस हरियाणा प्रदेश के भी आप देख रहे हैं। इन लोगों को इस प्रदेश से कोई मतलब नहीं। ये बड़े बड़े रजवाड़े बन चुके, इनको अपना सत्ता चाहिए, अगर इनको नहीं मिले तो दूसरे को भी नहीं बढ़े, ये प्रदेश भाड़ में जाए। लेकिन इस हरियाणा प्रदेश में हम ऐसा नहीं होने देंगे। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है कि ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं और बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग की जा रही है, क्या आप इस हक में हैं? देखिए, इसके दोनों पहलू हैं। एक तरफ देखें तो ये मांग जायज लगती है, बैलेट पेपर से वो होगा तो उससे ईवीएम का जो जिस प्रकार की चर्चाएं हैं उन चर्चाओं पे विराम लगेगा। लेकिन अगर उसका दूसरा पहलू देखें तो बैलेट पेपर के अंदर भी इतनी खामियां हो सकती हैं, आपकी वोट को डिस्क्वालीफाई करने के लिए, उसको रद्द करने के लिए बहुत सारे पैमाने हैं उसके। अब बातें हो रही हैं ईवीएम में कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसका तथ्य कोई सामने नहीं आया। मैं इसके ऊपर पूरी स्पष्टता से कोई बात कहने में असमर्थ हूं, लेकिन एक सवाल जरूर, एक क्वेश्चन मार्क इस देश के लोगों के दिमाग में, जहन में जरूर आया। संगठनात्मक स्तर पर पार्टी कहाँ पहुंची? संगठनात्मक, क्योंकि संगठन किसी भी पार्टी की रेट की अर्जी होता है। बिल्कुल, आपकी पार्टी के संगठनात्मक